जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन एग्रीकल्चर क्लासेस पर। साथियों, कृषि प्राविधिक सहायक AGTA के लिए चल रही हमारी महत्वपूर्ण सीरीज लक्ष्य बेस्ड सीरीज का आज भाग 10 आपके सामने प्रस्तुत है। मुझे उम्मीद है आपको अन्य भाग भी काफ़ी पसंद आए होंगे। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और मित्रों, अगर आपको लग रहा है कि हमारा कंटेंट AGTA के लिए बहुत ही अच्छा है, सूटेबल है, तो मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अन्य ग्रुप में भी हमारी वीडियो को शेयर करिए। मित्रों, देखते हैं आज के भाग का पहला प्रश्न। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सी लवण रोधी फसल है? ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी नींबू, ऑप्शन सी चुकंदर, ऑप्शन डी राजमा। दोस्तों, निम्नलिखित में लवण रोधी फसल यह चुकंदर है। कौन सी दोस्तों? लवण रोधी कौन सी है? चुकंदर जो है लवण रोधी फसल है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। नींबू, नींबू कैसा है? लवण के प्रति संवेदनशील। कैसा दोस्तों? लवण के प्रति संवेदनशील है, संवेदनशील। मित्रों, देखते हैं राजमा को। राजमा कैसा है? यह अधिक तापमान व पाले के प्रति संवेदनशील। कैसा दोस्तों? अधिक तापमान तथा पाले के प्रति कैसा है? संवेदनशील। बहुत ही महत्वपूर्ण है, संवेदनशील। मित्रों, हमारा प्रश्न था निम्नलिखित में कौन सी लवण रोधी फसल है? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी चुकंदर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 2, एक उन्नत किस्म का बीज जो प्रारंभिक बीज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आधारीय बीज, ऑप्शन बी केंद्रक बीज, ऑप्शन सी पंजीकृत बीज, ऑप्शन डी प्रजनक बीज। दोस्तों, प्रारंभिक बीज के नाम से यह कौन सा बीज जाना जाता है? प्रारंभिक बीज के नाम से जाना जाता है केंद्रक बीज। इसी को कहा जाता है मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड। मित्रों, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि इस पर कैसा टैग लगा होता है? मित्रों, इस पर किसी भी प्रकार का टैग नहीं लगा होता है, नो टैग। किसी भी प्रकार का टैग नहीं लगा होता है मूल केंद्रक बीज पर या प्रारंभिक बीज पर। मित्रों, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि इसमें आनुवंशिक तथा भौतिक रूप से कितनी शुद्धता पाई जाती है? तो मित्रों, यह 100% शुद्ध होता है। 100%, 100% शुद्ध बीज। देखते हैं अगला ऑप्शन आधारी बीज। मित्रों, इसे इंग्लिश में फाउंडेशन सीड कहा जाता है तथा इसी को मदर सीड के नाम से भी जाना जाता है। मातृ सीड या मदर सीड के नाम से इसे जाना जाता है। मित्रों, इस पर कौन सा टैग लगा होता है? अगर टैग की बात की जाए तो मित्रों इस पर लगा होता है वाइट टैग, सफेद वाइट टैग। देखते हैं अगला ऑप्शन पंजीकृत बीज। मित्रों, पंजीकृत बीज की श्रेणी यह भारत में प्रयोग में नहीं है। भारत में प्रयोग में नहीं है, प्रयोग में नहीं है मित्रों। लेकिन इसका टैग पूछा जाता है कि इस पर कौन सा टैग लगा होता है? इस पर मित्रों लगा होता है पर्पल टैग, पर्पल, बैंगनी। प्रजनक बीज, इसी को ही इंग्लिश में ब्रीडर सीड कहा जाता है और इस पर टैग बहुत बार पूछा जा चुका है कि इस पर किस कलर का टैग लगा होता है। मित्रों, इस पर गोल्डन येलो या सुनहरा पीला, गोल्डन येलो। और यह भी 100% शुद्ध बीज है, 100% शुद्ध। मित्रों, हमारा प्रश्न था एक उन्नत किस्म का बीज जो प्रारंभिक बीज के नाम से जाना जाता है। उसका सही आंसर है ऑप्शन बी केंद्रक बीज या इंग्लिश में इसे कहते हैं न्यूक्लियस सीड। इस पर किसी प्रकार का टैग नहीं लगा होता है और यह आनुवंशिक तथा भौतिक रूप से कैसा होता है? 100% शुद्ध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने
संकुल मक्का की बीज दर प्रति हेक्टेयर है? ऑप्शन ए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन सी 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन डी 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मित्रों, संकुल या कंपोजिट मेज भिन्न भिन्न एग्जामों में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसकी बीज दर कितनी है? मित्रों, इसकी बीज दर है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही जो बीज दर है यह देसी मक्का की भी है। देसी मक्का बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं अगला ऑप्शन 20 से 25 किलोग्राम, यह संकर मक्का की बीज दर है। संकर या हाइब्रिड मेज, संकर मक्का। 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यह चारे के उद्देश्य से, क्या दोस्तों, चारे के लिए या चारे के उद्देश्य से 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम बीज की मात्रा प्रयोग करते हैं मक्का की। और 25 किलोग्राम ये किसकी है दोस्तों? यह है बेबी कॉर्न की। किसकी दोस्तों? बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न का प्रयोग किसमें करते हैं? बेबी कॉर्न का प्रयोग किया जाता है सब्जी के लिए। किसके लिए दोस्तों? सब्जी के लिए। मित्रों, हमारा प्रश्न था संकुल मक्का की बीज दर प्रति हेक्टेयर है, उसका सही आंसर है ऑप्शन बी 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और देसी मक्का की भी बीज दर कितनी है? 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, निम्न में कैच क्रॉप फसलें हैं। ऑप्शन ए उड़द, ऑप्शन बी मूंग, ऑप्शन सी मूली, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मित्रों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैच क्रॉप होता क्या है। मित्रों, कैच क्रॉप जो है मुख्य फसल के खराब होने पर इनकी बुवाई की जाती है। मुख्य फसल के खराब होने पर। और ये किस प्रकार की होती हैं? मित्रों, यह कम समय में तैयार होने वाली फसलें होती हैं। कैसी? कम समय में तैयार होने वाली फसलें। और इनका मुख्य काम क्या है? मित्रों, इनका मुख्य काम है कम समय में तैयार होकर किसान के जोखिम को कम करना। किसान के जोखिम को कम करना। अगर हम इसको एक शब्द में बोलें तो कह सकते हैं कि मुख्य फसल के खराब या नष्ट होने पर कम समय में तैयार होने वाली फसल जो किसान के होने वाले जोखिम को कम कर दे, वो क्या है? वही आपकी कैच क्रॉप कहलाती है। मित्रों, अतः कैच क्रॉप कौन कौन सी फसलें हैं? वह उड़द भी है, मूंग भी है, मूली भी है। अर्थात हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 5, निम्न में पेडेलिएसी कुल का पादप है। ऑप्शन ए सिसमम इंडिकम, ऑप्शन बी हेलियंथस एनस, ऑप्शन सी ग्लाइसिन मैक्स, ऑप्शन डी कारथेमस टिंकटोरियस। मित्रों, निम्न में पेडेलिएसी कुल का पादप यह है सिसमम इंडिकम। क्या दोस्तों? सिसमम इंडिकम। इसका साधारण नाम क्या है? इसका साधारण नाम है तिल। क्या दोस्तों? तिल। जो कि कैसा है? पेडेलिएसी कुल का है। कई बार एग्जामों में आपसे यह प्रश्न पूछा जा चुका है। मित्रों, देखते हैं अन्य ऑप्शनों को। हेलियंथस एनस ये क्या है? यह है सूरजमुखी। क्या दोस्तों? सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? हेलियंथस एनस। यह किस कुल का है? मित्रों, यह एस्टेरेसी कुल का है। कौन सा कुल दोस्तों? एस्टेरेसी। इसी का पुराना नाम क्या था? इसी का पुराना नाम था कंपोजिटी। ग्लाइसिन मैक्स यह किसका है दोस्तों? यह सोयाबीन का। सोयाबीन। मित्रों, यह किस कुल का है? यह फैबेसी कुल का है। फैबेसी। और फैबेसी कुल का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था लेग्यूमिनेसी कुल। मित्रों, कारथेमस टिंकटोरियस यह क्या है? यह है कुसुम का। किसका मित्रों? कुसुम। यह भी एस्टेरेसी कुल का है। किसका दोस्तों? एस्टेरेसी या कंपोजिटी कुल का। मित्रों, हमारा प्रश्न था निम्न में पेडेलिएसी कुल का पादप है। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिसमम इंडिकम। इसी को कहते हैं तिल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 6,
निम्न में किस पोषक तत्व की कमी से मूंगफली में पॉपिंग रोग हो जाता है? मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी फास्फोरस। मित्रों, मूंगफली में पॉपिंग रोग यह कैल्शियम पोषक तत्व की कमी से हो जाता है। किसके कारण दोस्तों? कैल्शियम पोषक तत्व की कमी से। कौन सा रोग हो जाता है? मूंगफली में पॉपिंग रोग। देखते हैं आन ऑप्शनों को। जिंक कमी से कौन सा रोग होता है? मित्रों, जिंक की कमी से धान का खैरा रोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ क्या होता है? इसी के साथ साथ आपका मक्का का सफेद कलिका, या इसे कहते हैं मक्का का व्हाइट बड, सफेद कलिका रोग या व्हाइट बड डिजीज। नाइट्रोजन की कमी से होता है गोभी का बटनिंग रोग। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार भिन्न एग्जाम में आपसे पूछा भी जा चुका है। गोभी का बटनिंग रोग किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन की कमी से। फास्फोरस की कमी से सिकल लीफ डिजीज। क्या दोस्तों? सिकल लीफ डिजीज। सिकल का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिकल का मतलब होता है दरांती। तो दरांती जैसी पत्तियां हो जाती हैं, वो किसके कारण हो जाती हैं? फास्फोरस तत्व की कमी से। मित्रों, कैल्शियम की कमी से कुछ अन्य भी रोग होते हैं, जैसे आपका कैलिक्स इंड रोट। अंगूर का कैलिक्स इंड रोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैलिक्स इंड रॉट। मित्रों, हमारा प्रश्न था निम्न में किस पोषक तत्व की कमी से मूंगफली में पॉपिंग रोग हो जाता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैल्शियम। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 7। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD का वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी शिमला में, ऑप्शन सी पुणे में, ऑप्शन डी नई दिल्ली में। दोस्तों, IMD का वर्तमान मुख्यालय यह नई दिल्ली में है। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली में है। इससे पहले कहाँ था? इससे पहले था पुणे में। पुणे से नई दिल्ली ये कब शिफ्ट किया गया? मित्रों, यह किया गया 2018 में शिफ्ट। कहाँ पर? नई दिल्ली में। आइए देखते हैं IMD के बारे में अन्य जानकारियाँ। मित्रों, IMD की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी। कब दोस्तों? 15 जनवरी 1875 में। 15 जनवरी 1875 में IMD की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। और हेडक्वार्टर भी सबसे पहले कहाँ था? कलकत्ता में ही था। सबसे पहले हेडक्वार्टर कहाँ था मित्रों? कलकत्ता में। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ किया गया? शिमला शिफ्ट किया गया। शिमला के बाद कहाँ पर किया गया? पुणे में शिफ्ट किया गया। और फाइनली पुणे से 2018 में नई दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। मित्रों, यह प्रश्न अभी 2021 TGT में भी पूछा गया था। इसके फर्स्ट DG आपसे पूछ लिया जाए कि IMD के फर्स्ट DG कौन थे? फर्स्ट DG, तो मित्रों IMD के फर्स्ट DG थे सर जॉन एलियट। कौन दोस्तों? सर जॉन एलियट। बहुत ही महत्वपूर्ण है, भिन्न एग्जामों में आपसे पूछा जा चुका है, सर जॉन एलियट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके पहले रिपोर्टर कौन थे? IMD के फर्स्ट रिपोर्टर का नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन थे? HF ब्लैंडफोर्ड। मित्रों, हमारा प्रश्न था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD का वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली में। पुणे से नई दिल्ली कब शिफ्ट हुआ? 2018 में। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 8। निम्न में फादर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजी, भारतीय मौसम विज्ञान के पिता कौन है? ऑप्शन ए ल्यूक हॉबार्ड, ऑप्शन बी देबरा सिक्का, ऑप्शन सी DN वालिया,
ऑप्शन डी L.A. रामदास। मित्रों, भारतीय मौसम विज्ञान के पिता या फादर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजी ये है देवराज सिक्का। कौन है दोस्तों? देवराज सिक्का, बहुत ही महत्वपूर्ण है देवराज सिक्का। देखते हैं अन ऑप्शनों को। ल्यूक हॉवर्ड, ल्यूक हॉवर्ड कौन है? फादर ऑफ मेट्रोलॉजी इन वर्ल्ड। कौन दोस्तों? फादर ऑफ मेट्रोलॉजी इन वर्ल्ड। विश्व में मौसम विज्ञान के पिता कौन है? यह है देवराज सिक्का जी। लो जी, इन वर्ल्ड। देखते हैं अन ऑप्शनों को। डीएन वालिया, डीएन वालिया मित्रों कौन है? फादर ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी इन वर्ल्ड। क्या दोस्तों? फादर ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी इन वर्ल्ड। विश्व में कृषि मौसम विज्ञान के जनक कौन है? ये है डीएन वालिया जी। देखते हैं अगला ऑप्शन L.A. रामदास, बहुत ही फेमस, कई बार आपसे पूछा जा चुका है। कौन है? फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। क्या दोस्तों? फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। भारत में कृषि मौसम विज्ञान के जनक कौन है? L.A. रामदास जी हैं। मित्रों, हमारा प्रश्न था निम्न में फादर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजी कौन है? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी देवराज सिक्का। और अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में इंडियन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी के पिता कौन है, तो हो जाएंगे L.A. रामदास जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 9। मूली और चुकंदर में ब्राउन हार्ट रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए बोरॉन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी पोटास। मित्रों, मूली और चुकंदर में ब्राउन हार्ट रोग, कौन सा दोस्तों? ब्राउन हार्ट रोग, यह बोरान पोषक तत्व की कमी से होता है। किसकी कमी से दोस्तों? बोरान पोषक तत्व की कमी से होता है। मित्रों, बोरान पोषक तत्व की कमी से मूली में एक रोग और होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है। और अभी MP मध्य प्रदेश में यह प्रश्न पूछा गया था, मूली का आकासीन रोग, मूली का आकासीन रोग। आकासीन डिजीज किसमें होती है दोस्तों? ये आकासीन डिजीज होती है मूली में। मित्रों, हमारा प्रश्न था मूली और चुकंदर में ब्राउन हार्ट रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए बोरॉन। और बोरॉन की कमी से ही मूली का आकासीन रोग भी होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 10। किस वैज्ञानिक ने मृदा को पोषक तत्वों का थैला कहा है? ऑप्शन ए जेनी ने, ऑप्शन बी बिथनी ने, ऑप्शन सी कैटवा नेल्सन ने, ऑप्शन डी बैकमैन बाबरेडी ने। मित्रों, मृदा को पोषक तत्वों का थैला यह बिथनी ने कहा है। किसने दोस्तों? बिथनी ने कहा है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। मित्रों, जेनी ने क्या कहा है? जेनी ने कहा है कि मृदा जलवायु और जीवों के संयुक्त प्रभाव से बनी है। क्या दोस्तों? मृदा जलवायु और जीवों को संयुक्त, किससे दोस्तों? जलवायु और जीवों के संयुक्त प्रभाव से बनी है। संयुक्त प्रभाव। देखते हैं अगला ऑप्शन कैटवा नेल्सन ने। दोस्तों, कैटवा नेल्सन ने मृदा के क्रांतिक पोषक तत्व की अवधारणा दी है। क्या दोस्तों? मृदा के क्रांतिक पोषक तत्व की अवधारणा, क्रांतिक पोषक तत्व की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। और यह TGT 2021 में भी पूछा गया था। कैटवा नेल्सन वाला मृदा के क्रांतिक पोषक तत्व की अवधारणा।
बहुत ही महत्वपूर्ण है अवधारणा। देखते हैं अगला ऑप्शन। मित्रों, बेकमैन व ब्रेडी ने क्या कहा है? बेकमैन व ब्रेडी ने कहा है कि मृदा गतिशील प्राकृतिक पिंड है। क्या दोस्तों? गतिशील प्राकृतिक पिंड है। प्राकृतिक पिंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, हमारा प्रश्न था, किस वैज्ञानिक ने मृदा को पोषक तत्वों का थैला कहा है? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिथनी ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। मित्रों, प्रश्न नंबर 11 आपके सामने प्रस्तुत है। निम्न में आंतरिक आग्नेय चट्टान नहीं है। मित्रों, जैसे ही नहीं आता है आपको सबसे पहले अंडरलाइन करना है या फिर गोला खींच लेना है। देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी गब्बरो, ऑप्शन सी डायोराइट, ऑप्शन डी बेसाल्ट। मित्रों, निम्न में आंतरिक आग्नेय चट्टान यह बेसाल्ट नहीं है। कौन सी दोस्तों? बेसाल्ट नहीं है। बाकी अन्य ग्रेनाइट, कौन सी दोस्तों? ग्रेनाइट, गब्बरो, डायोराइट, ये तीनों कैसी हैं? ये तीनों आंतरिक आग्नेय चट्टानें हैं। और बेसाल्ट ये कैसी है? यह बाह्य, कैसी दोस्तों? बाह्य चट्टान है। बाह्य आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान। मित्रों, देख लेते हैं अन्य कौन सी बाह्य आग्नेय चट्टानें हैं। बेसाल्ट है, इसके अलावा और कौन कौन सी हैं? इसके अलावा हैं दोस्तों रायोलाइट। कौन सी? रायोलाइट। बेसाल्ट और रायोलाइट दोनों कैसी हैं? ये बाह्य आग्नेय चट्टान है। बाकी ग्रेनाइट, गब्बरो, डायोराइट ये तीनों कैसी है? आंतरिक आग्नेय चट्टान है। हमारा प्रश्न था कि निम्न में आंतरिक आग्नेय चट्टान नहीं है। उसका सही आंसर ऑप्शन डी बेसाल्ट। यह कैसी है? बाह्य आग्नेय चट्टान है, बाहरी आग्नेय चट्टान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 12। अति सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में जाना जाने वाला पोषक तत्व है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी मॉलिब्डेनम, ऑप्शन डी जस्ता। मित्रों, अति सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में किसे दोस्तों? अति सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में मॉलिब्डेनम को जाना जाता है। किसे दोस्तों? मॉलिब्डेनम को जाना जाता है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों है आपके द्वितीयक पोषक तत्व। कैसे दोस्तों? द्वितीयक पोषक तत्व। जिंक कैसा है दोस्तों? जिंक जो है यह सूक्ष्म पोषक तत्व है। कैसा दोस्तों? सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या टोटल कितनी है? 8। मित्रों, हमारा प्रश्न था अति सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में जाना जाने वाला पोषक तत्व है। उसका सही आंसर है ऑप्शन सी मॉलिब्डेनम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 13। महाराष्ट्र में एपीकोटाइल ग्राफ्टिंग विधि से किस फसल में प्रवर्धन किया जाता है? ऑप्शन ए आम में, ऑप्शन बी पपीता में, ऑप्शन सी केला में, ऑप्शन डी अमरूद में। मित्रों, महाराष्ट्र में एपीकोटाइल ग्राफ्टिंग बहुत फेमस है और किसके लिए है? ये आम के लिए है। आम की प्रवर्धन की विधि है। मित्रों, देखते हैं अन ऑप्शनों को। पपीता में प्रवर्धन कैसे करते हैं? पपीता में हम बीज के द्वारा या कह सकते हैं सीड के द्वारा या और किसी द्वारा करते हैं, और टिश्यू कल्चर के द्वारा। सीड और टिश्यू कल्चर दोनों के द्वारा हम पपीता में प्रवर्धन करते हैं। केला में टिश्यू कल्चर से सबसे ज़्यादा किया जाता है वर्तमान में, टिश्यू कल्चर। इसके अलावा सॉल्ट शक्कर का प्रयोग किया जाता है, सॉल्ट शक्कर। मित्रों, कभी कभी आपसे सॉल्ट शक्कर का वजन पूछ लिया जाता है। कितना होना चाहिए? 750 ग्राम, 750 ग्राम सॉल्ट शक्कर का वजन
होना चाहिए। अमरूद में मित्रों, अमरूद में ढेरीदाब विधि, इसी को कहते हैं स्टूलिंग तथा माउंड लेयरिंग। स्टूलिंग एंड माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग को क्या कहा जाता है? ढेरीदाब विधि, माउंड लेयरिंग। मित्रों, हमारा प्रश्न था महाराष्ट्र में एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग विधि से किस फसल में प्रवर्धन किया जाता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आम में। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 14। केले में भूमि के ऊपरी भाग को जाना जाता है। ऑप्शन ए सीडोस्टेम, ऑप्शन बी राइजोम, ऑप्शन सी सकर्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों, केले में भूमि के जो ऊपरी भाग होता है केले का भूमि के ऊपर, उसे सीडोस्टेम के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों? सीडोस्टेम के नाम से जाना जाता है। मित्रों, देखते हैं अन ऑप्शनों को। राइजोम, राइजोम क्या है? यह केले का भूमिगत भाग है, केले का भूमिगत भाग। शकर, इसे शॉर्ट शकर कहा जाता है, जो प्रवर्धन के लिए काम किया जाता है। प्रवर्धन में मित्रों, ये जड़ों से ही जो एक नवीन पौधा निकलकर ऊपर आ जाता है, इसे शॉर्ट शकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह दिखने में कैसा लगता है? तलवार के जैसे, इसीलिए इसको तलवार शकर या शॉर्ट शकर के नाम से जाना जाता है। इसका वजन पूछता है कितना है? 750 ग्राम। मित्रों, हमारा प्रश्न था केले में भूमि के ऊपरी भाग को जाना जाता है। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए सीडोस्टेम। और जो भूमि के नीचे भाग होता है उसे क्या कहते हैं? राइजोम। और सकर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रवर्धन के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 15। मार्मलेड बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फसल को सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अमरूद, ऑप्शन बी लीची, ऑप्शन सी संतरा, ऑप्शन डी सेब। मित्रों, मार्मलेड सबसे ज़्यादा किसका बनाया जाता है? मार्मलेड बनाया जाता है नींबू वर्गीय फलों का। और निम्न में नींबू वर्गीय फल कौन सा है? संतरा। मार्मलेड किससे बनाया जाता है मित्रों? संतरा से बनाया जाता है, नींबू वर्गीय फलों से बनाया जाता है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। अमरूद, अमरूद का कौन सा उत्पाद बनता है? जेली। अमरूद जेली बनाने के लिए पैक्टिन सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और पैक्टिन की सबसे ज़्यादा मात्रा किस फल में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है अमरूद में। लीची का क्या बनाते हैं? लीची का मित्रों हम बनाते हैं पानक, या इसे ही कहा जाता है स्क्वाश। सेब का दोस्तों मुरब्बा। मित्रों, हमारा प्रश्न था मार्मलेड बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फसल को सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी संतरा। या यहाँ पर ऑप्शन होता नींबू वर्गीय फल, तो हमारा सही आंसर हो जाता है नींबू वर्गीय फल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 16। गाय से भ्रूण का निष्कासन कहलाता है। ऑप्शन ए काल्विन, ऑप्शन बी फेरोइंग, ऑप्शन सी किडिंग, ऑप्शन डी लैम्बिंग। मित्रों, गाय से भ्रूण का निष्कासन का तात्पर्य है कि गाय के बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? मित्रों, यह कहलाती है काल्विन। क्या दोस्तों? काल्विन। गाय और इसी के साथ साथ भैंस, गाय और भैंस दोनों के ही बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? काल्विंग। फेरोइंग किसकी है मित्रों? फेरोइंग है ये सुअर की, सुअर के बच्चा देने की क्रिया फेरोइंग। किडिंग यह है बकरी की बच्चा देने की क्रिया। और लैम्बिंग किस में दोस्तों? लैम्बिंग है भेड़ में। भेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा प्रश्न था दोस्तों गाय से भ्रूण का निष्कासन क्या कहलाता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए काल्विंग। गाय और भैंस दोनों में ही काल्विन कहलाता है भ्रूण का निष्कासन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 17। नवजात बछड़े को खीस या कोलोस्ट्रम पिलाना आवश्यक है। ऑप्शन ए प्रोटीन बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी पाचन को सरल करने के लिए, ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। मित्रों, नवजात बछड़े को खीस या कोलोस्ट्रम यह प्रोटीन बढ़ाने के लिए भी पिलाया जाता है, पाचन को सरल करने के लिए पिलाया जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। अर्थात हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। मित्रों, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि नवजात बछड़े को उसके वजन का कितनी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पिलाना चाहिए। मित्रों, वजन का 10%, जितना भी नवजात बछड़े का वजन होता है उसका कितना 10% भाग ही पिलाना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। मित्रों, प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। गाय, भैंस, भेड़ एवं बकरी किस परिवार या फैमिली से आते हैं? ऑप्शन ए सुइडी, ऑप्शन बी इक्विडी, ऑप्शन सी फैसियनिडी, ऑप्शन डी बोविडी। मित्रों, गाय, भैंस, भेड़ एवं बकरी यह बोविडी कुल से आते हैं। किससे दोस्तों? बोविडी कुल। देखते हैं अन ऑप्शनों को। सुइडी, सुइडी के अंतर्गत दोस्तों आता है सुअर। सुइडी फैमिली में कौन है? सुअर है। इक्विडी, इक्विडी फैमिली में मित्रों आता है घोड़ा। क्या दोस्तों? घोड़ा। फैसिनिडी फैमिली में मित्रों यह आता है मुर्गा। किस में आता है? फैसिनिडी फैमिली में। हमारा प्रश्न था दोस्तों, गाय, भैंस, भेड़ एवं बकरी किस फैमिली या परिवार से आते हैं? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी बोविडी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 19। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कारी अवस्थित है। ऑप्शन ए अविका नगर राजस्थान में, ऑप्शन बी इज्जत नगर बरेली में, ऑप्शन डी करनाल हरियाणा में। मित्रों, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट यह कहाँ स्थित है? इज्जत नगर बरेली में है। कहाँ दोस्तों? इज्जत नगर बरेली में अवस्थित है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। अविका नगर राजस्थान में क्या है? सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है दोस्तों? ये अविका नगर टोंक राजस्थान में है। गुवाहाटी असम में क्या है दोस्तों? गुवाहाटी असम में है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पिग। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पिग कहाँ पर है दोस्तों? गुवाहाटी असम में है। करनाल हरियाणा में क्या है? करनाल हरियाणा में दोस्तों है NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसी के साथ साथ है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। क्या दोस्तों? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पर है? यह भी करनाल हरियाणा में ही है। मित्रों, हमारा प्रश्न था सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कारी अवस्थित है। उसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज्जत नगर बरेली में। और इज्जत नगर बरेली में क्या है? IVRI, IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ पर है? इज्जत नगर बरेली में ही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, इस भाग का अंतिम प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 20। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स NBAGR के अनुसार भेड़ की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन डी 44। मित्रों, NBAGR के अनुसार भेड़ की कुल मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी हैं? 44। कितनी दोस्तों? 44 हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। 20 हैं भैंस की। भैंस की कुल मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी हैं? 20 हैं। किसके द्वारा? NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स के द्वारा कुल
मान्यता प्राप्त भैंस की नस्लें हैं 20। 53 किसकी हैं मित्रों? 53 है देसी गाय की। किसकी दोस्तों? देसी गाय। और 37 किसकी हैं मित्रों? 37 हैं बकरी की। बकरी की। मित्रों हमारा प्रश्न था नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स NBAGR के अनुसार भेड़ की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी हैं? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी 44। किसकी दोस्तों? भेड़ की। और ये NBAGR है कहाँ पर? करनाल हरियाणा में। करनाल हरियाणा। मित्रों मुझे उम्मीद है आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर मित्रों आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट जो हम आपको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं वह एग्ज़ाम रिलेवेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा हमारी वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मित्रों अब आपसे मुलाकात होगी इस श्रृंखला के अगले भाग में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।